नमस्कार। आज के इस बौद्धिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुधा नवल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, आप सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ। आज के इस सत्र में हम पढ़ेंगे भारतीय कशीदा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत रंगीला देश है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों में कुछ न कुछ फेमस है। ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का व्यवसाय, वहाँ की आर्थिक स्थिति। उसके आधार पर वहाँ पे कोई न कोई कला अवश्य प्रचलित है। कशीदा कला हमारे भारत की प्राचीन कलाओं में से एक मुख्य कला है। इसकी उत्पत्ति पूर्व में मानी गई है, जो बाद में चीन, जापान, भारत और अरब देशों में फैल गई। चीन में खुदाई करने पर तीसरी और चौथी सदी के सिल्क के धागों का कशीदा प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत में कशीदा प्रचार में था या नहीं, इसके बारे में कई लोगों की अपनी अपनी शंकाएं हैं, क्योंकि 16वीं शताब्दी से पूर्व का प्रसंग कम ही मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कांसे की सुइयां प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी में भी इस कला का पता चलता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में भी कशीदे के बारे में पता चलता है। यहाँ पर कुछ कढ़े हुए वस्त्र प्राप्त हुए थे। कशीदाकारी एक घरेलू व्यवसाय माना गया है। इसका उपयोग घर के वस्त्रों को सजाने और परिधान को परिष्कृत करने में किया जाता है। एक सिंपल से परिधान में भी यदि कशीदा कर दिया जाए तो वह उस परिधान में जान डाल देता है। आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बुटीक खुल रहे हैं, हर गली में बुटीक है, और थोड़ा सा काम वो हाथ से कशीदा कर दे, एक लाइन यदि कच्चे धागे की भी कर दे, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि हाथ वाला काम आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए कशीदाकारी बहुत महत्वपूर्ण कला है। स्त्रियां इसमें अपने खाली समय में कशीदाकारी करती है, और शायद इसी कारण यह उद्योग एक तरह से लघु उद्योग के रूप में माना जाता है। कशीदा कला का अपनी अलग ही महत्व रहा है, क्योंकि इस कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो सका है। कशीदा कलात्मक संवेगों का प्रदर्शन का एक माध्यम रहा है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में भी कशीदे का अपना विशेष महत्व रहा है। कशीदे की उन्नति कई कारणों से प्रभावित हुई, जैसे जलवायु, वातावरण, कच्चा पदार्थ, मनुष्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, रहन सहन, वस्त्रों के प्रकार आदि। इन्हीं कारणों से कशीदाकारों को प्रोत्साहन भी मिला है। जलवायु के कारण परिधान का आकार अलग अलग देशों में या अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रहता है। परिधान के निर्माण में व्यक्ति की प्रसन्नता और आराम का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि परिधान जितना आरामदायक होगा, व्यक्ति उतना ही मन से कोई कार्य कर सकेगा, उसकी किसी एक्टिविटी में दखल नहीं होगा। कच्चे पदार्थ तथा आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है। प्राकृतिक वातावरण से भी कशीदाकारी की कला प्रभावित होती थी। इतिहास साक्षी है, सामाजिक परिवर्तन से वातावरण में आए बदलाव के कारण बीच बीच में काफ़ी परिवर्तन आए। सभ्यता में परिवर्तन के साथ या तो इस कला की उन्नति हुई या अवनति हुई। जैसे मध्य युग में यूरोपीय देशों में इस कला को महान माना गया था। कलात्मक महत्व के अलावा इसका आर्थिक महत्व भी रहा है।
अन्य कलाओं की अपेक्षा कशीदाकारी एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि कशीदाकारी बहुत सस्ती रहती है और इसको सीखने के लिए अधिक समय नहीं लगता। अन्य उद्योग धंधे में हमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या लगाना पड़ता है, लेकिन कशीदाकारी बहुत सस्ती है। इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम लघु उद्योग खोल सकते हैं। सिर्फ कपड़ा चाहिए, एम्ब्रॉयडरी के धागे चाहिए, फ्रेम चाहिए और ट्रेसर चाहिए, तो हम मिनिमम आवश्यकताओं में भी इस उद्योग को आराम से चला सकते हैं। इसलिए सबसे सस्ता है ये। आजकल दुनिया में जितना भी कशीदा पाया जाता है उस सब की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी सभी टाँकों में कुछ कुछ समानताएं पाई जाती है। संगीत, पेंटिंग, वास्तुकला, भवन निर्माण कला, ये सब जिस तरह से कला गिनी जाती है वैसे ही कशीदाकारी भी एक महत्वपूर्ण कला है। ये कशीदा से हम सोने से वस्त्र में भी बहुत अधिक सुंदरता ला सकते हैं, या हम कहें 4 चांद लगा सकते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक सादे से वस्त्र को, प्लेन से वस्त्र को भी रंग प्रदान करता है, इसलिए इसका मनुष्य के जीवन में कशीदे का अपना ही अलग महत्व है। और कशीदे के द्वारा ही जो महिला है उसकी सृजनात्मकता का या हम कहें कुशलता का पता लगता है। ऐसे ही कशीदा की उत्पत्ति भारत में कब हुई, यह भी तक भी अनुत्तरित प्रश्न है। भारत में कशीदा का प्रसंग वेदों में, खासकर महाभारत में मिलता है। मैगस्थनीज में भारतीय परिधान के बारे में लिखा है कि अच्छे मलमली और उन पर सोने के तार का काम किए परिधान पहने जाते थे। भारतीय इतिहास एवं साहित्य से ज्ञात होता है कि भारतीय कशीदा सोने एवं चांदी के तारों से किया जाता था। यजुर्वेद में भी सोने और चांदी के ब्रोकेट के बारे में लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो सोने की चिड़िया इसीलिए कहलाता था क्योंकि वस्त्रों में भी इवन सोने और चांदी के तारों का ही उपयोग उस समय किया जाता था, और राजा महाराजा इन वस्त्रों का ही उपयोग करते थे और आपस में लेन देन वो इन्हीं वस्त्रों के द्वारा होता था। भारतीय कशीदे के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, जैसा जहाँ मम्मी वस्त्र सोने चांदी के तारों से कड़ा हुआ होता था। गुप्त काल में कशीदे की सबसे अधिक उन्नति हुई। कालिदास एवं बाण भट्ट के साहित्य में भी कशीदे का उल्लेख मिलता है। हर्ष के द्वारा धारण किए गए परिधान से ज्ञात होता है कि उस समय तंतुओं का आविष्कार हो चुका था और कशीदे का उपयोग भी किया जाता था। नेत्रा वस्त्र जो कि हर्ष के द्वारा धारण किया जाता था, उसमें रेशमी वस्त्र पर सोने चांदी के तार के द्वारा कार्य किया जाता था। अंधविश्वास के कारण हिंदुओं ने कभी भी कशीदे को प्रोत्साहन नहीं दिया। कशीदा विकास मुसलमानों के द्वारा मुख्यतः हुआ। ऋग्वेद में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई, किंतु इस कला की उन्नति मुगल काल में अधिक हुई थी। भारत की कशीदाकारी की उन्नति में बाहर के लोगों का प्रमुख हाथ है। पश्चिमी तट और मणिपुर का भी योगदान कशीदे के विकास में रहा है। मोती, कांच, सीपी आदि का उपयोग सबसे पहले यहाँ के नागरिकों ने ही किया था। प्राचीन समय से ही सुई का प्रयोग किया जाता था। सुई को मिलन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक काल से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में पाए जाने वाले कशीदे में हर स्थान के कशीदे के अपने अलग अलग गुण होते हैं। यहाँ पर जिन टाँकों का उपयोग कशीदे में किया गया है उनका उपयोग पहले भी अन्य देशों में किया गया है। कश्मीरी कशीदे में सैटिन टाँका का जो उपयोग किया गया है वह चीन से लिया गया फुलकारी से किया हुआ है। इसका उपयोग
बलूचिस्तान में भी किया जाता था। सिंध, कच्छ और काठियावाड़ में जिन टाँकों का उपयोग किया गया है वे स्पेन और जर्मनी से लाए गए। उत्तर प्रदेश में प्रचलित यूरोप से लाई गई यहाँ पर लिनन पर बनाई जाती थी। कर्नाटक की कसुती में जिन टाँकों का प्रयोग किया गया है ये टाँके पहले ऑस्ट्रिया और स्पेन में बनाए जाते थे। यानी कशीदे का भी हमारे विदेशों से भी आदान प्रदान हुआ है। आजकल वस्त्रों के निर्माण में कशीदे के डिजाइन का उपयोग किया जाने लगा है। बनारसी जरी, हैदराबाद की हिमरू साड़ियाँ, गुजरात की पटोला, उड़ीसा और मथुरा के कपड़ों, मद्रास, बेंगलोर के रेशम, कश्मीर के गलीचों में ये डिजाइन प्रचुरता से उपयोग में लाई जाती है। इन स्थानों के कशीदे पर वहाँ के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं के ऊपर कशीदे की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। आजकल वस्त्रों में नई नई डिजाइन का उपयोग किया जाने लगा है, जैसे ढाका की मलमल, बनारसी जरी में हैदराबाद की हिमरू साड़ियाँ, काठियावाड़ के पटोला, उड़ीसा और मथुरा के कपड़े, मद्रास और बेंगलोर की सिल्क, कश्मीर के गलीचे आदि। इनमें कम मेहनत और कम समय में ज़्यादा वस्त्र तैयार किया जाता है। इन स्थानों के डिजाइन उस जगह के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का प्रभाव पड़ता है। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, न केवल अपने अतुलनीय सौंदर्य बल्कि अपने कशीदे के लिए भी बहुत अधिक फेमस है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कश्मीर के कशीदे के बारे में। यानी भारत में हर प्रांत में अलग अलग कशीदा प्रसिद्ध है, जो कि हम आगे के सत्र में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।